हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ में वेक्टर अलजेब्रा। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर अलजेब्रा। और 3D से बच्चे 17th मार्क्स का क्वेश्चन आता है आप लोग का 12th में। और जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए भी अच्छा सिलेबस है। ये बहुत इजी है, थोड़ा सा मतलब इजी क्या, थोड़ा प्रैक्टिस कम करना पड़ता है और फॉर्मूला बेस्ड है, बन जाता है, थोड़ा सोचना पड़ता है। ठीक है। और हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन भी स्टार्ट किए थे, जिसमें 7.1 और 7.2 कंप्लीट हो गया था। उसका वीडियो ब्रेन सिटी चैनल पे अपलोड है। हम लोग वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किए हैं, उधर वो भी चलेगा, इधर ये भी चलेगा। तो देखिए वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेक्टर का। क्लास 11th में भी वेक्टर पढ़ना है, वही है जस्ट, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कुछ ज्यादा उससे पढ़ना है, मैथमेटिकली ज्यादा है, बस उसमें डायरेक्शन ज्यादा देखना है। तो हम लोग देखिए वेक्टर का बात होता है तो वेक्टर और स्केलर, हम लोग जब भी वेक्टर बात आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो। मतलब वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मतलब लेंथ, अमाउंट या मैग्नीट्यूड हो और उसके साथ दिशा भी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर। देखिए वेक्टर क्या होगा? द फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction is called क्या कहलाएगा? is called वेक्टर कहलाएगा। एग्जांपल में बच्चे वेलोसिटी, फोर्स, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एक्सेट्रा, ये सब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों हो, उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। कैसे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड? डायरेक्शन मतलब आपसे कोई बोलेगा कि जैसे कि कोई भी कार है या कोई भी चीज है, बोलेगा ना कि वो मोशन कर रहा है। मान लेते हैं कोई पार्टिकल भी वेलोसिटी से मोशन, मतलब v स्पीड से मोशन कर रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब टुवर्ड्स डायरेक्शन लगाएगा, या ईस्ट टू वेस्ट, या एट 45 डिग्री बोलेगा नॉर्थ टू ईस्ट, ऐसे करके डायरेक्शन अगर स्पेसिफाइड करेगा तो वो क्या होगा? वेक्टर होगा। जैसे कि वेक्टर क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, देखिए सबसे पहला नंबर रिप्रेजेंट वेक्टर को हम लोग एरो से करते हैं। क्या करते हैं बच्चे? एरो से। ये एरो देते हैं, इसको एरो। एरो में ये क्या होता है? टेल होता है, टेल। और ये क्या होता है? हेड। ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय किस से? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एरो। किससे? एरो से। तो देखिए मैग्नीट्यूड जो होता है, बताएंगे अभी बच्चे मैग्नीट्यूड क्या होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ, या इसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड या लेंथ या डिस्टेंस ऑफ एरो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? लेंथ ऑफ एरो के। एरो का जितना लेंथ होगा बच्चे, मतलब जितना बड़ा एरो होगा उसका मैग्नीट्यूड या डिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को? जैसे कि मान लेते हैं रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, तो ये तो हम लोग समझ गए कि कोई भी वेलोसिटी होगा, कोई भी पार्टिकल होगा तो उसको हम लोग एरो से, जैसे एक्सेलरेशन लिखेंगे। एक्सेलरेशन लिखेंगे ना तो इसको लिखने का तरीका ए और उस पे वेक्टर देते हैं। जैसे फोर्स लिखेंगे,
फोर्स को हम लोग F लिखेंगे तो F उस पर वेक्टर देंगे, ठीक है, फोर्स हो गया। जैसे मान लेते हैं ना हम लोग वेलोसिटी लिखेंगे, वेलोसिटी पे v पे पावर एरो देंगे। अगर सिर्फ v लिख देगा बच्चे, सिर्फ ऐसे v लिख देगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे, या इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोलेंगे। बताते हैं मैग्नीट्यूड क्या होता है। अगर कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्केलर। देखिए पढ़ने का तरीका क्या है, स्पीड है या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। मैग्नीट्यूड है किसका, वेलोसिटी का। आ रहा है समझ में आप लोग को कैसे बोले। अब देखिए इसको हम बताते हैं ना कि डायरेक्शन से हम लोग कैसे स्पेसिफाइड करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में। देखिए जैसे देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में ये कोऑर्डिनेट है, ये मान लेते हैं ना, ये डायरेक्शन ऐसे, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये क्या हो गया बच्चे, साउथ। देखिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मतलब खड़े हो गए, मेरे सामने जो हो गया ना, खड़े हो जाइए साहब, तो सामने जो होगा फेस के सामने ईस्ट होता है, पीछे क्या हो जाएगा, वेस्ट। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। आ रहा है बात समझ में ना, ऐसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ये हम बताए हैं। जैसे कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं ना, ये वेलोसिटी है, ये पार्टिकल भी वेलोसिटी है, किधर एंगल जा रहा है, ये थीटा एंगल जा रहा है ये। तो देखिए हम लोग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स कैसे लिखेंगे बच्चे, तो भी लिखेंगे, एरो दिए। अब ये देखिए तो ईस्ट से एरो देखिए किधर जा रहा है, ईस्ट से नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो इसको नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ईस्ट से, मतलब पीछे जो होता है उसको लिखते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखिए ये थीटा एंगल पे कितना पे जा रहा है, एट थीटा पे। और अगर यही ऐसे दिखा दे, सिर्फ ऐसे दिखा दे, इसमें कुछ एंगल नहीं लिखा है, ये पार्टिकल भी है, ये मान लेते हैं एफ दिखा दे, तो हम लोग फोर्स लिखेंगे। फोर्स F इज इक्वल टू जो होगा ये 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री होगा किधर, ईस्ट से साउथ की ओर। एरो देखिए तो ईस्ट से साउथ की ओर जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहां देखें हम लोग कहां से जा रहा है, ईस्ट से नॉर्थ की ओर, तो ईस्ट से नॉर्थ की ओर, तो इसको ईस्ट से नॉर्थ बोलेंगे। तो यहां पे जा रहा है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, पहले देखिए यहाँ पे जिधर जाएगा उसको पहले लिखना है साउथ ऑफ ईस्ट। देखिए ऐसे लिखेंगे। अब कोई पार्टिकल्स ऐसे जा रहा है, कोई पार्टिकल मान लेते हैं ना, ये मान लेते हैं P है, P लीनियर मोमेंटम है, तो P जो है लीनियर मोमेंटम है, मान लेते हैं P है, तो ये किधर जा रहा है, इसको लिखेंगे टुवर्ड्स वेस्ट जा रहा है। किधर जा रहा है बच्चे, टुवर्ड्स वेस्ट जा रहा है। तो आगे समझ में कैसे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये बोलिए कि अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये सब डायरेक्शन अगर स्पेसिफाइड है तो वो वेक्टर है। अगर डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है तो वो स्केलर है। क्या है, डायरेक्शन अगर स्पेसिफाइड नहीं है तो वो स्केलर है। जैसे देखिए हम लोग ये ले लेते हैं, स्केलर ले लेते हैं। क्या होगा, द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude। क्या बोले, ओनली मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को ही मतलब हम लोग दैट इज लेंथ बोलते हैं, दैट इज लेंथ बोलते हैं, मतलब अमाउंट। ओनली मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। जैसे एग्जांपल में मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, एक्सेट्रा, ये हो ETC हो, जैसे ये सब लिखा हुआ हो। तो आप देखिए अब बात कर रहे हैं हम लोग क्या,
कि स्केलर और वेक्टर में आपको पता चल गया कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है। जैसे कि एनसीईआरटी के आपको एक्सरसाइज में ये देखिए क्वेश्चन नंबर, तब हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पे आते हैं, डायरेक्शन कोसाइन पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर देखिए ना 10.1 का, 10.1 का देखिए क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं ना 1 है, क्वेश्चन 1 है, कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर और क्या दिया है 30 डिग्री दिया रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखिए ये देखिए ईस्ट हो गया बच्चे, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, तो 30 डिग्री है। किधर से जा रहा है ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखिए ये 30 डिग्री दिखा दिए, ये 30 डिग्री है। किधर जा रहा है देखिए ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ईस्ट की ओर। लास्ट में जो लिखा रहता है ना ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, मतलब इधर से आ रहा है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा हुआ है मतलब नॉर्थ से ईस्ट की ओर 30 डिग्री इधर से आ रहा है बच्चे। ये 30 डिग्री दिया हुआ है। ये कितना किलोमीटर दिया हुआ है 40 किलोमीटर। ये पार्टिकल मान लेते हैं पी है, ये ठीक है। देखिए आ गया ये वाला क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट में बच्चे, फर्स्ट में 10 केजी दिया हुआ है, तो अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट। तो अमाउंट मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, तो ये स्केलर है। क्या है स्केलर है। सेकेंड में 2 मीटर दिया हुआ है। देखिए 2 मीटर दिया हुआ है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट दिया हुआ है। देखिए डायरेक्शन दिया हुआ है नॉर्थ ऑफ वेस्ट दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन स्पेसिफाइड है, तो मतलब ये क्या है वेक्टर है। क्या है बच्चे ये वेक्टर है। अब देखिए थर्ड में क्या लिख रहा है 40 वाट लिख रहा है, 40 वाट। तो वाट क्या है पावर है, पावर ये इसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, तो ये क्या है स्केलर है। और आप लोग जानते हैं कि पावर का ऐसा यूनिट है। अब 10 टू दी पावर -19 कूलम है, कूलम है चार्ज दिया हुआ है, कूलम दिया हुआ है, तो कूलम भी क्या होता है बच्चे कूलम, ये भी क्या है स्केलर है। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट ऑफ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट या 45 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट ऐसे लिखा रहता तब वेक्टर होता। अब देखिए एक क्वेश्चन, सॉरी ये 1 हो गया 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, ये 4 है। ये हम लोग 5 बनाए हैं, 3 में हम लोग का 40 डिग्री है, तो एंगल है, तो ये भी स्केलर हो गया। अब देखिए 6 में 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो देखिए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है बच्चे, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है। किसका यूनिट है एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का एक्सेलरेशन क्या होता है वेक्टर होता है, तो क्या है बच्चे ये वेक्टर है। आया बात समझ में। ये भी देखना है कि वो यूनिट क्या दे रहा है। अगर हम लोग एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट जानते हैं ना कि वेक्टर होता है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। देखिए 3 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे 3 में बोल रहा है टाइम पीरियड। फर्स्ट में बोल रहा है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड दे रहा है बच्चे, तो टाइम पीरियड क्या है स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर है, क्योंकि इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड है, अमाउंट के बारे में बता रहा है। अब देखिए 3 सेकेंड का 2 में क्या बोल रहा है डिस्टेंस है। डिस्टेंस भी आप समझ गए, ये कभी निगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये क्या है ये भी स्केलर है। क्या है स्केलर है, क्योंकि वेक्टर में भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है। अब देखिए थर्ड में क्या दिया हुआ है फोर्स दिया हुआ है बच्चे, तो फोर्स क्या है वेक्टर है। क्या है वेक्टर है। अब फोर्थ में देखिए बच्चे आप लोग को दिया हुआ है वर्क वेलोसिटी दिया हुआ है, तो वेलोसिटी तो आप लोग जानते हैं कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, तो ये वेक्टर है। अब देखिए 5 में आप लोग को दिया हुआ है वर्क डन, वर्क डन दिया हुआ है, तो वर्क डन क्या होता है बच्चे स्केलर होता है, इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है।
ठीक है, ऐसे भी कोई एक्सेप्शन होता है, क्योंकि वेक्टर जो होना चाहिए, एक्चुअली आप लोग 11th क्लास में पढ़े हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction और and also follow triangle law of vector algebra, लेकिन यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। इसका देखें किस टाइप का क्वेश्चन आया स्केलर और वेक्टर पे। अब देखते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को ही हम लोग ना बहुत बार क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी इसको बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होगा होना है। पोजीशन तो क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हम लोग जानते हैं वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट का क्या डिफिनेशन होता था, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये क्या होगा, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल, जिसको हम लोग फाइनल बोलते हैं, फाइनल पॉइंट, इसको क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। मतलब पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू टर्मिनल पॉइंट माइनस क्या होगा, इनिशियल पॉइंट। ये होगा फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर का। टर्मिनल पॉइंट जैसे कि मान लेते हैं कोई कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं, ये x है, ये y है और ये z है, ये कोऑर्डिनेट है, इसका ओरिजिन इसको हम लोग बोलते हैं ना ओरिजिन। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, मतलब सेंटर पे x भी 0, y भी 0, z भी 0। यहां से हम एक p पॉइंट लेते हैं, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट x y z ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिन हो गया इनिशियल पॉइंट, तो OP लिखेंगे, OP देखिए ऐसे वेक्टर देंगे तो इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। पोजीशन वेक्टर कहां से, ओरिजिन से कहां तक, पॉइंट P तक, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, OP इज इक्वल टू होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, मतलब x माइनस 0 हो जाएगा i कैप, y माइनस 0 j कैप, अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बताएंगे, और z माइनस 0 क्या हो जाएगा, k कैप। तो मतलब इसको x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये x i j क्यों क्यों, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर जो होता है बच्चे i कैप होता है, y एक्सिस के अलॉन्ग j कैप, और z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या यूज करते हैं, k कैप। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि x एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी अगर पार्टिकल्स मूव कर रहा है और उसको वेक्टर बनाना है तो क्या बोले थे, वेक्टर में डायरेक्शन स्पेसिफाइड होना चाहिए, अमाउंट तो रहेगा ही रहेगा। तो x एक्सिस के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर ऐड करेंगे, i कैप। अगर y एक्सिस के अलॉन्ग वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करेंगे, j कैप। अगर z एक्सिस के अलॉन्ग कर रहा है तो k कैप। ये होगा, तो इसी को हम लोग r मान लेते हैं। तो ये r हो गया, तो r का मीनिंग क्या हो गया, r इज इक्वल टू, ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ p है, ऑफ p क्या, विथ रिस्पेक्ट टू कहां से, ओरिजिन से, ओरिजिन से। तो ओरिजिन इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया, और P इसका क्या हो गया, फाइनल, या जहां पे टर्मिनल, जहां पे खत्म हो जाए वेक्टर, या टर्मिनल, टर्मिनल
नल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो आ गया समझ में पोजीशन कैसे निकाले। हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में। तो पोजीशन होता है, अगर इसी का मैग्नीट्यूड देखिए, ये तो ये वेक्टर है बाबू, अगर स्केलर बनाना है, ये पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, इसी को हम लोग पोजीशन वेक्टर को ही डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोल सकते हैं। ये अगर इस डिस्टेंस बोलेगा, अगर क्या बोलेगा बच्चे? डिस्टेंस बोलेगा, तो डिस्टेंस मतलब इसका हम मॉडुलस ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो रूट ओवर हो जाएगा आई का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के का कॉफिशिएंट का स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो सिंबल है अभी हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसको मॉडुलस बोलते हैं या मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। यह क्या होता है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑलवेज क्या होता है बच्चे? पॉजिटिव। कोई भी चीज को पॉजिटिव बनाना है तो हम लोग ये कर सकते हैं। तो आया बात समझ में? तो देखिए हम लोग पोजीशन, हम तब अब आते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर पे। पहले मॉडुलस बता देते हैं क्या होता है। तो मॉडुलस का मतलब क्या हो गया? द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ए वेक्टर। मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन या द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर क्या कहलाएगा? उसी को तो हम लोग स्केलर बोलते हैं, या उसी को तो मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। मतलब कोई भी चीज वेक्टर है, उसको स्केलर बनाना है ना, उसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, बस हो जाएगा। मतलब अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव लिख दीजिए, डायरेक्शन है तो डायरेक्शन हटा दीजिए, पॉजिटिव कर दीजिए। जैसे देखिए हम लोग मॉडुलस वेक्टर देखते हैं। मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसको हम लोग सिंबल में ऐसे दिखाएंगे, ये ठीक है, ऐसे सिंबल है इसका। क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, या इसी को हम लोग बोलेंगे द लेंथ ऑफ वेक्टर, द लेंथ ऑफ ए वेक्टर। जैसे अगर वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी है ऐसे, ठीक है, एरो दिया हुआ है, स्पीड करना है तो स्पीड बराबर क्या करेंगे? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, v का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कभी भी कोई भी वेक्टर का, जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कभी लेस देन 0 नहीं होगा, ये मीनिंगलेस होगा। क्या होगा बच्चे? मीनिंगलेस होगा। क्यों होगा? क्यों? क्योंकि स्केलर जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड मतलब दैट इज कहने का मतलब क्या? स्केलर कहने का मतलब क्या होता है? नेबर। क्या होता है? नेबर निगेटिव होता है, कभी निगेटिव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये इट इज ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो ये समझ में आ गया कि ये कभी नहीं होगा, ये मोड जो होगा, मोड जो होगा उसका ग्रेटर देन होगा ऑलवेज, हमेशा। कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर होगा 0 से, वो लेस देन कभी नहीं होगा, वो मीनिंगलेस होगा। आया बात समझ में? जैसे कोई वेक्टर r बराबर आपको दिया हुआ है, जैसे कि कोई r पोजीशन वेक्टर r बराबर पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, कोई पार्टिकल जो है ना स्पेस में मूव कर रहा है,
आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप में, ये अगर पोजीशन दिया हुआ है तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चे, डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो क्या बोले, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इसी को मैग्नीट्यूड बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। यहाँ आई का कोएफिशिएंट कितना है, 1 का होल स्क्वायर, जे का कितना है बच्चे, 2 का होल स्क्वायर, और के का कितना है, 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए, तो 1 + 4 + 9, ये हो जाएगा कितना, 14, ये हो जाएगा। आया बात समझ में कि मॉडुलस हमेशा ग्रेटर देन होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। मॉडुलस हम लोग देख लिए, पोजीशन वेक्टर देख लिए, अब यूनिट वेक्टर देख लेते हैं, तब आते हैं क्वेश्चन पे, किस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को आएगा। तब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ये सब अभी देखेंगे बच्चे। जैसे देखिए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इसको एक कैप से लिखते हैं, इसको कैप बोलते हैं, CAP कैप। जो हम लोग टोपी पहनते हैं ना, कैप, देखिए ऐसे कैप दिया हुआ है ये, ठीक है, कैप। तो कैप दिया हुआ है बच्चे, तो इसका क्या होगा कैप का, तो देखिए यूनिट वेक्टर का मतलब है, समझ में आ गया कि एक यूनिट मतलब एक का वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन हो, मतलब ये बोल सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी विच है, या ऐसे द यूनिट वेक्टर क्या होगा, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, मतलब वैसा वेक्टर जिसका परिमाण एक हो, मतलब द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज क्या हो, 1, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। लेकिन आप वो सोच रहे होंगे कि जब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका परिमाण ही 1 है, तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं, तो हाँ इसलिए पढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि ये कोई भी वेक्टर के साथ, कोई भी स्केलर के साथ लग के उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाइड कर देता है। मतलब अगर कोई स्केलर, देखिए हम बताए थे पहले, क्या कोई वेक्टर को स्केलर बनाना है तो मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो वो स्केलर बन जाएगा। अब कोई स्केलर को वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर ही उसको वेक्टर बना सकता है, वही उसको डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकता है। आया बात समझ में, तो क्या बोले, द वेक्टर whose magnitude is 1 इस कॉल क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। द वेक्टर, तो इसका मैथमेटिकली क्या होगा, यूनिट वेक्टर ए कैप बराबर, तो क्या होगा, वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मतलब यहां लिखेंगे वेयर, इसको यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इसको वेक्टर ऑफ ए पढ़ेंगे, और इसको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए बटे ए, मतलब मैग्नीट्यूड हटा दिए ना बच्चे, मतलब इसको ऐसे भी सिंपली, मतलब वेक्टर एरो हटा दीजिए तो वो स्केलर बन गया, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए, तो बाय डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़े, बाय डिफिनेशन हम लोग पढ़े बच्चे ये, कि अगर यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ले ले, वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ले ले, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि ग्रेटर देन होगा 0 से। हमेशा मैग्नीट्यूड वेक्टर का क्या होगा, ग्रेटर से 0 होगा, 1 से ज्यादा, मतलब 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। आया बात समझ में, डिफिनेशन यही ना बोल रहा है कि अगर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। और यही बच्चे अगर नोट में आप लोग ये याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जाता है, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ, जैसे यहां दे दिया बटे dt दे देगा, तो ये डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, या इसी को हम लोग बोलेगा ए कैप, अब वेक्टर dt या dr, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। यूनिट वेक्टर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, पोजीशन के रिस्पेक्ट में कर ले, नहीं होगा। लेकिन वही वेक्टर ए
बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को dt या dr या dx के अलोंग में कर देंगे तो वो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा बच्चे? या आइदर डी ए कैप का मैग्नीट्यूड बटे dt, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ना इसका हम शॉर्ट्स बना देते हैं, छोटा सा बना देंगे, अभी हम लोग करते हैं क्लास, ठीक है। तो देखिए, तो यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन आपको समझ में आ गया, आया समझ में? तो देखिए यूनिट वेक्टर हम लोग देखने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। देखिए यूनिट वेक्टर हम लोग देखने जा रहे हैं इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में क्या होगा, जैसे कि देख लीजिए, कहीं भी ये y ले लीजिए ना, कहीं भी x y z ले सकते हैं। अगर इसको हम लोग नीचे कर दें तो ये z y कैप y डैश हो जाएगा, तो इसको इधर बढ़ा देते हैं, ये z डैश हो जाएगा, और इसको इधर बढ़ा लेते हैं तो ये x कैप हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये बच्चे बोर्ड के अंदर है, तो x एक्सिस के अलोंग हम लोग क्या लिखेंगे, i कैप पॉजिटिव, और निगेटिव के अलोंग माइनस i कैप। ये हो गया j कैप, ये माइनस j कैप, ये हो जाएगा k कैप, ये माइनस k कैप। ये निगेटिव z मतलब बोर्ड के अंदर है, ये ऊपर है बच्चे, आया बात समझ में? तो यहाँ पे i कैप अगर लिखेंगे तो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। आई कैप माइनस आई कैप लिखेंगे तो ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। जे कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर जो होगा ये अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, माइनस जे कैप अगर लिखा रहेगा तो अगर निगेटिव कब लगाएंगे जे कैप में, माइनस जे कैप। मीनिंग समझे बच्चे, ये चैप्टर में यही सब समझना है। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चे, अलोंग निगेटिव वाई एक्सिस, और के कैप होगा तो इसको हम लोग पढ़ेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, और माइनस के कैप होगा तो निगेटिव जेड एक्सिस। अभी हम लोग पढ़े कि यूनिट वेक्टर का बाय डिफिनेशन क्या होता है, यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन क्या बोले थे, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 क्या होगा यूनिट वेक्टर, मतलब आई कैप का मैग्नीट्यूड माइनस आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड या माइनस जे कैप का मैग्नीट्यूड, के कैप का मैग्नीट्यूड या माइनस के कैप का मैग्नीट्यूड, ये सब का वैल्यू कितना होगा बच्चे, 1 होगा। इसको याद रखिएगा, ये एमटीआर है, मारो टोटल रट्टा, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस सबका मैग्नीट्यूड हम लोग ले लेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग पोजीशन वेक्टर देख लिए, मैग्नीट्यूड देख लिए, यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन देख लिए। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपका बुक का ही लेते हैं हम।
तब हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर पे आएंगे। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा, बोलेगा कि फाइंड यूनिट वेक्टर in the direction of vector 2i cap 3j cap प्लस k cap। मतलब इसका मीनिंग समझे, कोई पार्टिकल है प्लेन में मोशन कर रहा है, 2 यूनिट किधर कर रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, 3 यूनिट पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग कर रहा है, और 1 यूनिट कर रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखिए गिवन में कैसे करेंगे इसको। तो वेक्टर ए बराबर हम लोगों को दिया हुआ है क्या बच्चे, 2i कैप 3j कैप अब प्लस 4k कैप। तो मैग्नीट्यूड अगर इसका लेंगे, मैग्नीट्यूड क्या बोले थे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड लेंगे तो रूट ओवर हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा उस पर। तो देखिए आई का कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का होल स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट कितना है 3 का होल स्क्वायर, के का 1 है, 4 प्लस 9 प्लस 1 14 यूनिट हो गया। अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चे, यूनिट वेक्टर किसका, ऑफ ए का। तो बोले थे ना कि यूनिट वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट वेक्टर ऑफ ए का बोल रहा है। तो देखिए ए कैप इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो देखिए तो वेक्टर ए कितना दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप अब बटे रूट ओवर 14। आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं 2 बटे रूट ओवर 14 आई कैप, 3 बटे रूट ओवर 14 जे कैप और प्लस 1 बटे रूट ओवर 14 के कैप। ये हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आया बात समझ में आप लोग को। देखिए तो इस टाइप का यूनिट वेक्टर से हम लोग कर लिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चे। देखिए क्वेश्चन नंबर हम एक ये ले लेते हैं, फाइंड यूनिट पोजीशन वेक्टर जिसमें दिया हो। जैसे एक क्वेश्चन ये है, फाइंड ए वेक्टर in the direction of vector a is equal to दिया हुआ है I cap minus 2j cap that has magnitude 7 यूनिट, ये दिया हुआ है। देखिए 7 यूनिट के अलॉन्ग हम लोगों को बोल रहा है निकालने के लिए। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे बच्चे, बोल रहा है कि क्वेश्चन फाइंड करो वेक्टर इन द डायरेक्शन वेक्टर ए दैट हैज मैग्नीट्यूड कितना है 7। जैसे देखिए गिवन में पहले यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, आई कैप माइनस 2j कैप दिया हुआ है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर किसका ले रहे हैं, ऑफ ए का, तो रूट ओवर हो जाएगा। बोले थे तो आई का कोफिशिएंट 1 है, 1 का होल स्क्वायर, और जे का कोफिशिएंट कितना है -2 है, उसका होल स्क्वायर। जो कोफिशिएंट होगा उसको लेना है। तो जे का -2 कोफिशिएंट है, इसलिए -2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4, ये रूट ओवर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, वेक्टर ए, तो इसको एक कैप लिखेंगे तो क्या होगा, वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का क्या होगा बच्चे मैग्नीट्यूड। तो
ए कैप बराबर हो गया आई कैप माइनस 2j कैप बटे मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो गया 5। अब क्या बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन बोल रहा है, यूनिट वेक्टर बोल रहा है ए का किधर इन द डायरेक्शन, किसका 7 यूनिट्स का, इन द डायरेक्शन है बच्चे, ये डायरेक्शन है, डी आई आर दे के ऊपर दे दिए तो डायरेक्शन है एन, तो 7 इंटू यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7 यूनिट वेक्टर कितना है आई कैप माइनस 2j कैप बटे √5, ये आंसर हो जाएगा। इतना ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन √5 को रेशनलाइज करके ऊपर लेके चले जाइए। आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये से ये समझ में आएगा कि कोई वेक्टर है उसके अगर कोई मैग्नीट्यूड के अलोंग बोल रहा है उसका डायरेक्शन निकालने के लिए, तो पहले उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और उस यूनिट वेक्टर को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया, सिंपल है, कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग 10.1 को खत्म कर लेते हैं। देखिए जीरो वेक्टर बोलेगा बच्चे आप लोग से, जीरो या नल वेक्टर, क्या होगा जीरो या नल वेक्टर बच्चे, मतलब वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, जीरो हो। द वेक्टर एन क्या बोले, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन R0 इसको क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर। बताएंगे बच्चे इस पे क्वेश्चन कैसे, किस टाइप से ये जीरो वेक्टर का एप्लीकेशन होगा, क्यों पढ़ रहे हैं इसको। इट इज डिनोटेड बाय किससे, जीरो पे जीरो देंगे, जीरो और उस पे एरो। अब देखिए इक्वल वेक्टर, देखिए इक्वल वेक्टर के लिए क्या होना पड़ेगा बच्चे, अगर दो वेक्टर है इक्वल कब होगा, इक्वल कब होगा, तो मतलब कब होगा, मतलब ये होगा कि जब दो वेक्टर इक्वल होगा तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी, क्या बोलेंगे, टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल, इक्वल है, क्या होगा, सेड टू बी इक्वल है इफ, फर्स्ट में क्या लिखेंगे, देयर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आर क्या होना पड़ेगा, आर सेम होना पड़ेगा। दूसरा क्या होना पड़ेगा, देयर डायरेक्शन आर क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, दोनों सेम होना पड़ेगा। क्वेश्चन लेते हैं किस टाइप से ये क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से। जैसे क्वेश्चन लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप है एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप है, इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, पूछ रहा है कि क्या है, क्या आर द वेक्टर ए एंड बी आर इक्वल, बोल रहा है कि क्या इक्वल है, तो पहला नंबर क्या बोले, हम बोले कि पहला नंबर की उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, तो पहला नंबर हम लोग मैग्नीट्यूड ए का निकाल लेते हैं, तो √1 का होल स्क्वायर और +2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये 1 + 4, ये हो जाएगा √5। फिर b का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं बच्चे, तो √2 का होल स्क्वायर और +1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये भी 4 + 1 ये 5 हो जाएगा। ये तो देखिए ये तो मैग्नीट्यूड तो सही है, बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड सही है, तो लिखेंगे यस, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, ठीक है, लेकिन क्या ये इक्वल है, तो नॉट इक्वल, नॉट इक्वल वेक्टर, क्यों नहीं वेक्टर इक्वल है,
नॉट इक्वल वेक्टर। क्यों बच्चे, यहाँ आई का कंपोनेंट सेम होना चाहिए। यहाँ 1 आई कैप है, यहाँ पे 2 आई कैप है, अलग अलग हो गया ना। यहाँ 2 जे कैप है, यहाँ जे कैप है। तो क्या होना चाहिए, इक्वल वेक्टर होने का मतलब आई का कंपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए, जे का कंपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए। आया बात समझ में। आई जे सेम नहीं है तो नॉट इक्वल वेक्टर। क्यों, बिकॉज देयर कंपोनेंट्स आर नॉट सेम, सेम नहीं है। आया बात समझ में, कंपोनेंट सेम नहीं है तो ये इक्वल वेक्टर नहीं कहलाएगा। पकड़ लीजिएगा ना ऐसे बच्चे। अब आप लोग से पूछेगा कि इक्वल हो गया, अनइक्वल वेक्टर क्या होगा। ठीक है, देखिए अनइक्वल वेक्टर क्या कहलाता है। अनइक्वल वेक्टर कहने का मतलब टू वेक्टर आर सेड टू बी अनइक्वल। अनइक्वल है तो क्या होना पड़ेगा, इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा बट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए जो होगा वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी के बराबर नहीं होगा। जैसे अभी क्वेश्चन बताए तो वो अनइक्वल वेक्टर था क्योंकि आई का कंपोनेंट एक तरफ 1 था और एक तरफ 2 था, जे का कंपोनेंट इधर 1 था तो उधर 2 था, तो वो अनइक्वल वेक्टर था। तो समझ में आ गया अनइक्वल वेक्टर। अब हम लोग देखते हैं कोप्लेनर वेक्टर, क्योंकि हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो देखिए निगेटिव वेक्टर हम लोग देख लिए, इसी को हम लोग निगेटिव वेक्टर भी बोलेंगे। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर। क्या होगा, टू और मोर वेक्टर lie in same plane। इस कॉल क्या कहलाएगा, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएगा। 1 और 2 वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होता है। 1 और 2 वेक्टर जो होता है ना बच्चे, ऑलवेज कोप्लेनर होता है। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में, जैसे बोर्ड के प्लेन में वो उठा नहीं हो। और 3 वेक्टर जो होगा कोप्लेनर नहीं होगा। जैसे कि मान लेते हैं ये 2 वेक्टर ले लिए, एक प्लेन में है लेकिन अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ जाए तो बोर्ड पे नहीं ना आएगा बच्चे, तो वो कोप्लेनर नहीं होगा। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग ये ले लेते हैं, देखिए ये दोनों प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, या ये एक प्लेन में है, या तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्सिस होगा। अब ये दोनों है तो या तो एक्स वाई पे होगा या वाई जेड पे होगा या जेड एक्स पे होगा, तो प्लेन में है। लेकिन ये देखिए तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो गया, अब तीनों एक प्लेन में नहीं है, तो 3 और मोर वेक्टर नॉट इन सेम प्लेन। क्या होगा, 3 और 2, 1 और 2 वेक्टर ऑलवेज कोप्लेनर होगा, बट 3 और मोर वेक्टर may और may not be कोप्लेनर। क्यों, अगर कोप्लेनर में ज्यादा वेक्टर को करना है तो ये वेक्टर एक यूनिट नॉर्मल यूनिट वेक्टर लेना होगा जो कि ये प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा। और ये वेक्टर मान लेते हैं ए कैप है, ये बी कैप है, ये सी कैप है,
ये मान लेते हैं डी कैप है, ये मान लेते हैं एफ कैप है। तो अगर इन सेम प्लेन में होना पड़ेगा, अगर इस सब को सेम प्लेन में, तो क्या होना पड़ेगा, एन कैप डॉट, बताएंगे वेक्टर डॉट क्या होता है, इक्वल टू एन कैप डॉट बी इक्वल टू एन कैप डॉट सी इक्वल टू एन कैप डॉट एफ इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। किसके होना पड़ेगा, 0 वेक्टर के बराबर होना पड़ेगा। यहाँ एन कैप क्या है बच्चे, नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर है। क्या है नॉर्मल वेक्टर, विच इज परपेंडिकुलर है टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर के। आया बात समझ में, प्लेन कंटेनिंग जितना वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है, और इसका कैप का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोले थे कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। देखिए हम लोग को प्लेनर वेक्टर देख लिए, निगेटिव वेक्टर देख लिए, अब कोलिनियर वेक्टर देख लेते हैं। इक्वल वेक्टर भी देख लिए, देखिए बच्चे कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना पड़ेगा नेक्स्ट सब चैप्टर को पढ़ने के लिए। हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर 10.1 में कुछ नहीं था बच्चे। जैसे देखिए हम लोग बात करते हैं क्या, कोलिनियर हो गया, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं, पहले को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। को इनिशियल वेक्टर क्या होगा, को इनिशियल वेक्टर, टू और मोर वेक्टर हैविंग क्या होना चाहिए, सेम इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। क्या बोले, टू और मोर वेक्टर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। इस कॉल क्या कहलाएगा, को इनिशियल वेक्टर। जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है, देखिए बहुत सारा वेक्टर हम ए बी सी ले लिए, ये इसका इनिशियल पॉइंट सेम है तो ये इनिशियल वेक्टर है। तो देखिए अब ये हो गया, हम लोग देख लेते हैं क्या, अब को इनिशियल हो गया कोलिनियर वेक्टर। आगे कंडीशन भी बताएंगे कोलिनियर का क्या होगा, टू और मोर वेक्टर, क्या बोले, टू और मोर वेक्टर क्या होना चाहिए बच्चे, सेट टू बी कोलिनियर होगा, कोलिनियर होगा तो क्या बोल सकते हैं, सेट टू बी अगर कोलिनियर होगा तो इफ दे पैरेलल टू द क्या होगा, इफ दे पैरेलल होगा टू द सेम लाइन, सेम लाइन। जैसे कि एक लाइन है, इस पे एक वेक्टर ए गया, बी भी इसी पे है, सी भी इसी पे है, तो ये सब क्या है बच्चे, सब को लीनियर वेक्टर है। ठीक है, तो हम लोगों को समझ में आ गया कोलिनियर वेक्टर क्या हो गया, कोप्लेनर वेक्टर क्या हो गया। कंडीशन कोलिनियर इस सब का आगे हम लोगों को पढ़ना है, वो पढ़ाएंगे हम आप लोग को। ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इसका एग्जांपल का भी तो आप लोग कर लीजिएगा। देखिए नोट में एक पॉइंट याद रखिएगा, फ्री वेक्टर किसको बोलेंगे, किसको बोले, फ्री वेक्टर। हमेशा एनसीईआरटी जो होता है ना स्टूडेंट के लिए गीता होता है, इससे अच्छा डेफिनेशन हो ही नहीं सकता है। तो क्या होगा, द वेक्टर, देखिए द वेक्टर्स पैरेलल होगा डिस्प्लेसमेंट
विदाउट changing its magnitude and direction. Such vector क्या कहलाएगा? कॉल्ड फ्री वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्री वेक्टर बोलेंगे। जैसे इसका एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्या था? 10.1 था का क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखेंगे। 5 नहीं, पहले 4 देख लेते हैं। 4 में देखिए यहाँ पे फिगर बना हुआ है बच्चे। देखिए ये दिया हुआ फिगर, ये वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब यहाँ पे क्या बोला है? को इनिशियल वेक्टर, जिसका इनिशियल पॉइंट हो। तो देखिए, तो को इनिशियल वेक्टर क्या होगा बच्चे, बताइए तो? वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी फर्स्ट हो जाएगा को इनिशियल। सेकेंड में इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर कौन होगा? इक्वल मतलब देखिए, इक्वल मतलब होना चाहिए पैरेलल भी बच्चे, और सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो देखिए, तो वेक्टर ए वेक्टर डी देख लीजिए, वेक्टर डी और वेक्टर बी, वेक्टर डी एंड वेक्टर बी आर इक्वल होगा। क्या होगा? इक्वल होगा। तीसरा में क्या बोल रहा है? कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर हो लेकिन इक्वल नहीं हो। कोलिनियर हो बट नॉट इक्वल। तो हम लोग क्या ले सकते हैं? कोलिनियर हो बट नॉट इक्वल, तो ए सी ले लीजिए, ए और सी देख लीजिए, तो कोलिनियर है लेकिन इक्वल नहीं है। ए एन क्या हो जाएगा? सी, यही होगा। देख लीजिए तो आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए तो आंसर ए और सी ही होगा। आप लोग मिला लीजिए आंसर। देखिए अब देखिए क्या है आंसर, द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। वेक्टर ए 5 में कह रहा है वेक्टर ए, और देखिए माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर वेक्टर निगेटिव है, तो होगा क्या होगा? ट्रू या फॉल्स है? तो ट्रू है। क्यों? क्योंकि एक ही लाइन पे होगा। मान लेते ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या लेते हैं? माइनस ए है, अपोजिट है, तो एक ही लाइन पे है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जैसे हम लोग 1 देखे, ट्रू है। 2 में क्या बोल रहा है? टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नहीं, कोई जरूरी नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। थर्ड में क्या हो गया? टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, टू वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड है, कोलिनियर होगा? तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि हमको ये कोलिनियर का मतलब टू और मोर वेक्टर लाई इन सेम लाइन पे लाई करे और पैरेलल हो। 4 कह रहा है टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, सेम मैग्नीट्यूड हो तो यार इक्वल है, कोई जरूरी नहीं है, तो ये भी क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा। तो देखिए बच्चे 10.1 का एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर दिए हम। इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आप लोग को हम डिस्कस भी कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या मिलेंगे बच्चे? किससे मिलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से, और उस पे क्वेश्चंस करेंगे, और पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, कंडीशन पैरेलल का कोलिनियर का क्या होगा। तब तक अपना आप लोग ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के, क्योंकि टाइम नहीं है। और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त को बताइए, बेल आइकन को, वो बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोग को जा सके। और अपने दोस्त, अपने भाई, परिवार के बच्चे को बताना है कि 9, 10, 11, 12 का फिजिक्स भी और मैथ भी इस चैनल पे पढ़ाई होता है, वो भी कंसिस्टेंसी रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड होता है, क्योंकि आप लोग के कारण हम हैं। थैंक यू।